नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश टेट प्रैक्टिस सेट की 2011 का सॉल्वेट पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इसका हम हिंदी वाला पोर्शन सॉल्व कर रहे हैं। इसके 2 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, जिसमें बाल विकास सॉल्व करा दिया गया है। ये हिंदी भाषा भाग 1 है। इसमें ये पद्यांश दिया गया है। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए हम या कि तुम। जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो व्रंत से झरकर कुसुम। जो लक्ष्य भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं। जिसने प्रणय पाथे ये माना, जीत उसकी ही रही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, ऐसा करो जिससे ना प्राणों में कहीं जड़ता रहे। जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियाँ मिलें, कांटे चुभें कलियाँ खिलें, हारे नहीं इंसान है। संदेश जीवन का यही, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। इसमें व्यक्ति की संघर्ष के बारे में जानकारी दी गई है कि व्यक्ति को कोई भी कार्य डट करके करना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। जैसे यदि संघर्ष से हट करके जिए तो हम क्या जिए, है ना। इस बारे में जैसे कि व्रंत से झरकर कुसुम, इस प्रकार फूल झड़ जाता है, उसी प्रकार से इंसान भी कोई काम का नहीं रहता है। तो फिर अब इसके हम प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। कवि ने किसको सच माना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि संघर्ष को कवि ने सच माना है। किसको माना है? संघर्ष को। नंबर 32, कवि के अनुसार जीत किसकी होती है? तो अपन ने पढ़ा था कि प्रणय को पाथे मानने वाले की जीत होती है। प्रश्न क्रमांक 33, फूलों के साथ चलने का तात्पर्य क्या है? फूलों के साथ चलने का तात्पर्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है सुविधा भोगी जीवन है। यदि फूलों के साथ चल रहे हो आप, तो आप सुविधा भोगी जीवन जी रहे हो। यदि कांटों के साथ कष्ट झेलने पड़ते हैं, परेशानियां आती हैं। कांटे, प्रश्न क्रमांक 34, कांटे और कलियां किसके प्रतीक हैं? कांटे और कलियां, पद्यांश में कांटे और कलियां को किसका प्रतीक बताया गया है? तो कांटे और कलियां, देखो कांटे यानी दुख, यदि कांटों पर चलेगी तो दुख झेलना पड़ेगा। कलियां सुख के प्रतीक, सुख, कलियों को सुख का प्रतीक बताया गया है। प्रश्न क्रमांक 35, नत व्यक्ति किस तरह से मृत हो जाता है? नत व्यक्ति पर ने पढ़ा था ना कि ज्यों व्रंत से झरकर कुसुम। तो इसमें नत व्यक्ति व्रंत से झरकर के कुसुम की तरह मृत हो जाता है। जिस प्रकार फूल झड़ जाने के बाद किसी काम का नहीं रहता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने मार्ग से अलग भ्रष्ट हो गया, कोई किसी काम का नहीं रहता है। किससे लड़ने की प्रेरणा कवि दे रहे हैं? इस कविता में कवि ने किस से लड़ने की प्रेरणा की बात कही है? तो इसमें कहा है कि चुपचाप अपने आप से लड़ने की प्रेरणा दे रहे हैं कवि। चुपचाप अपने आप से लड़ते रहो, संघर्ष करते रहो। जीवन का क्या संदेश बताया है कवि ने? इसमें जीवन का क्या संदेश बताया है? तो जीवन का संदेश यही दिया गया कि इंसान को हार नहीं मानना चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए संघर्षरत और प्रयासरत रहना चाहिए। साकेत, साकेत एक महाकाव्य है। साकेत एक महाकाव्य जो कि मैथिली शरण द्वारा लिखा गया है। इसमें किन 2 विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है आपको बताना है। ये वाक्य दिया गया है इसमें। एक तो दिया गया है अर्धविराम, अर्धविराम वो उद्धरण चिन्ह, इस साकेत में लगा हुआ है उद्धरण चिन्ह। साकेत में उद्धरण चिन्ह लगा है। और ये महाकाव्य के पास में यहाँ पर पूर्ण विराम लगाया गया है। तो भाषा शिक्षण का सरल उपाय क्या है? प्रश्न क्रमांक 39 भाषा शिक्षण का सरल उपाय बताना है। यदि भाषा सिखाना है तो सरल उपाय क्या है? स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाए, या फिर विकल्प बी, विकल्प नंबर बी, ये पूरी तरह से रटा देना चाहिए। तो ये तो गलत है, क्योंकि रटना एक शिक्षण के अंतर्गत नहीं आता है। शिक्षक को लगातार बोलने दिया जाए, अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया जाए। तो इसका राइट आंसर माना गया है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये जो मातृभाषा और जो बोलचाल की भाषा, इससे यदि जोड़ करके बालक को शिक्षा दी जाए तो बालक बहुत ही जल्दी सीखता है। अब शुद्ध शब्द
शुद्ध शब्द बताना है इसमें। इसमें शुद्ध शब्द, अशुद्ध वर्तनी और शुद्ध वर्तनी को अपन को छांट के लिखना है। तो इसमें शुद्ध वर्तनी मानी गई है इसमें फर्स्ट नंबर का उज्ज्वल। इसमें आधा आधा जा 2 बार लगाया जाता है उज्ज्वल में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उज्ज्वल। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 41 पर। आशु भाषण क्या कहलाता? आशु भाषण, आशु भाषण तो इसका राइट आंसर है माना गया है प्रश्न वो ऑप्शन नंबर सी, किसी विषय पर तत्काल बोल देना। यदि किसी भी कहीं पर कविता, किसी व्यक्ति या कहीं भी अपन घूमने गए या कोई भी संगोष्ठी का आयोजन हुआ तो उस पर अपन ने विचार व्यक्त करने के लिए उस पर कोई कविता बना करके तत्काल बोल देना, ये अपने आशु भाषण के अंतर्गत आता है। श्रव्य प्रसारण सामग्री के अंतर्गत किसे रखा जाता है? इसमें केवल सुना जा सकता है, देखा नहीं जा सकता, क्योंकि देखने वाली सामग्री दृश्य सामग्री के अंतर्गत आती है। तो श्रव्य सामग्री के अंतर्गत रखा सकता है रेडियो को, बाकी सब देख सकते हैं। नदी का पर्यायवाची बताना है अपन को। नदी का पर्यायवाची भवानी, सुर, गिरी या सरिता। तो नदी का पर्यायवाची है सरिता, क्योंकि और नदी के अन्य पर्यायवाची दिए हैं तरंगिणी, निर्झरणी, शैलजा आदि। जबकि भवानी है, भवानी माँ पार्वती का पर्यायवाची है। सुर, सुर देवता का। गिरी एक पर्वत का पर्यायवाची माना गया है। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है। गागर में सागर भरने का मुहावरे का अर्थ होता है थोड़े में बहुत कुछ कह देना। कंगाली में आटा गीला, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? कंगाली में आटा गीला यानी कि विपत्ति पर विपत्ति आना या कष्ट पर कष्ट है। पहले से ही या परेशानी है और ऊपर से और दूसरी परेशानी आ गई, तो इस संदर्भ में हम कंगाली में आटा गीला इस लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं। शुद्ध वाक्य बताना है। शुद्ध वाक्य है इसमें प्रश्न क्रमांक 46 में है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। मुझे केवल 10 रुपये चाहिए, शेष वाक्य त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि इसमें मुझे केवल भी लगा दिया और मात्र भी लगा दिया, तो मुझे केवल और मात्र, तो ये ऑप्शन गलत माने गए हैं। मौखिक अभिव्यक्ति को सफल बनाते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति को कौन सी चीज सफल बनाती है? रटकर बोलने वाली शैली, भाषा, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण या बिना बोले। तो इसमें जो भाषा, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण होता है, जबकि रटकर बोलने वाली शैली सफल नहीं बनाते मौखिक अभिव्यक्ति को। और बिना भूले लगातार बोलने की शैली, तो ऐसा भी नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर है ए। प्रश्न क्रमांक 48 स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 मानी गई है और इसमें 5 वर्ग के अंतर्गत आते हैं। का, चा, टा, ता, पा, इस 5 वर्ग हैं। तो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत अपन को देखना है कि कौन से उदाहरण आते हैं। तो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं ऑप्शन नंबर सी, ता, था, दा, धा। और ये है न इस संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। जो इसके अंतर्गत क्या आते हैं? स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं इच्छा, त्रा, ज्ञा, या आता है संयुक्त व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा। ऊषम व्यंजन आता है सा, सा, हा। प्रश्न क्रमांक 49 देशभक्ति। देश के लिए भक्ति, देश के लिए, इसमें आता है षष्ठी तत्पुरुष समास आता है इसमें के लिए। अपन इसका विग्रह करेंगे देश का भक्ति, तो ऐसा तो करेंगे नहीं, तो देश के लिए भक्ति, तो इसमें राइट आंसर माना गया है डी, देश के लिए भक्ति। प्रश्न क्रमांक 5 इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण है। इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण कौन सा है? तो इच्छा की गई हो जिसमें, इसमें कि देखो जैसे प्रश्न ऑप्शन सी है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा, तो ये तो होगा नहीं। तो इसमें आता आपकी यात्रा मंगल हो। आपकी यात्रा मंगल, अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं ना कि आप कहीं भी तीर्थ स्थान या यात्रा के लिए जा रहे हो तो आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। जे ते तुम तारे, ते नभ में तारे हैं। इसमें अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार है? तो इसमें तो यमक अलंकार है। जे ते तुम तारे, ते नभ में तारे हैं। इसमें बाबा तुलसीदास के द्वारा प्रभु के लिए कहा गया था कि आपने इतने व्यक्तियों का उद्धार कर दिया है जितने आकाश में तारे हैं।
अर्थात इसमें दूसरा अर्थ निकल रहा है, तो इसमें यमक अलंकार हुआ। भोजन प्लस आलय बराबर भोजनालय, भोजन प्लस आलय बराबर भोजनालय। इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें है दीर्घ संधि, इसमें दीर्घ संधि है, क्योंकि आ और आ के मिल से बड़ा आ बन रहा है। अब प्रश्न क्रमांक आएंगे अपन, अब इसमें अब फिर से ये के गद्यांश आ गया। अभी इसमें 53 से लेकर के 60 तक क्वेश्चन इस गद्यांश में सॉल्व करेंगे हम। इसे हम पढ़ देते हैं। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, हमारी संस्कृति की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है। अवमूल्यन यानी क्षति, यानी हमारी परंपराओं को क्षति पहुंची है। आस्थाओं का क्षरण हुआ है। कड़वा सच है, कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दासता स्वीकार करते जा रहे हैं, और जो पश्चिमी संस्कृति है उपनिवेश बन रहे हैं, उपनिवेश यानी हम उसको अपनाते जा रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खो करके हम छद्म यानी झूठी आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं, और संस्कृति की नियंत्रित शक्तियों के छीड़ हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित यानी अपनी दिशाओं से भटक रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं, अर्थात हम विज्ञान के वशीकरण होते जा रहे हैं, विज्ञान की आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, अपनी परंपरा और संस्कृति का क्षरण कर रहे हैं। इसका तात्पर्य यही है। उनमें सम्मोहन की शक्ति है और वशीकरण की भी शक्ति है। तो इसमें किसका अवमूल्यन हुआ है? तो इसमें बताया गया किसका अवमूल्यन हुआ है। तो ये किसका अवमूल्यन हुआ है, तो इसमें दिया गया है। तो इस लिखा परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है। प्रश्न क्रमांक आते हैं 54 पर। हम किसको स्वीकारते जा रहे हैं? तो अपन ने पढ़ने में आया था कि बौद्धिक दासता को हम स्वीकारते जा रहे हैं। हमारी नई संस्कृति कैसी है? हमारी नई संस्कृति अनुकरण है। हम नई संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं, अनुकरण करते जा रहे हैं। हमारे झूठे प्रतिमान, हम किसके झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं? तो उसमें आया था हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। संस्कृति को नियंत्रक शक्तियों के छीड़ होने के कारण हम क्या कर रहे हैं? तो गद्यांश में पढ़ने में आया था कि हम संस्कृति को क्या हो रहे हैं, तो हमारी संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के छीड़ हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं, हम अपनी दिशाओं से भटक रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 58। अंधी प्रतिस्पर्धा के कारण हम किसकी गिरफ्त में आ रहे हैं? अंधी प्रतिस्पर्धा के कारण हम किसकी गिरफ्त में आ रहे हैं? तो अंधी प्रतिस्पर्धा के कारण हम किसकी गिरफ्त में आ रहे हैं? तो इसमें आया था हम किसकी गिरफ्त में आ रहे हैं? छद्म आधुनिकता की। हम छद्म आधुनिकता के, ऑप्शन नंबर बी उसका राइट आंसर, हम छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आ रहे हैं। किसके सूक्ष्म, प्रश्न क्रमांक 59, किसके सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं? तो अपन ने पढ़ा था कि विज्ञान की मानसिकता है जो हमारी वो बदल रही है, मानसिकता बदल रही है विज्ञान की, और हम इसकी बस में होते जा रहे हैं। समाज में किसका क्षरण हो रहा है? समाज में किसका क्षरण हो रहा है? तो समाज में आस्थाओं का क्षरण हो रहा है। तो आज हमने हिंदी के 30 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जो कि 2011 एमपीटेट का पेपर है, और मैं ये वीडियो फ्रेंडली बना रहा हूँ। मैं स्वयं एमपीटेट की तैयारी कर रहा हूँ, और मैं कोई भी टीचर नहीं हूँ। मेरा एक छोटा सा प्रयास है। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे हम आगे भी इसी प्रकार के वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।